दोस्तों रियल एस्टेट सेक्टर के स्टॉक्स में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों रियल एस्टेट की कंपनीज क्या हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है? क्या हमें कंसिस्टेंट इनकम दे सकती है? आइए दोस्तों रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में दोस्तों हम कुछ जानकारी लेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको रियल एस्टेट का इंडेक्स बता दूं। आप देख सकते हो दोस्तों 2006 में इंडेक्स बना और 2006-7 ये दौर था जब रियल एस्टेट की कई कंपनीज के आईपीओ आ रहे थे। आईपीओ जबरदस्त खुलते थे, रियल एस्टेट का माहौल बिल्कुल पॉजिटिव था। दोस्तों ये वो समय था जब डीएलएफ, यूनिटेक, एचडीएल जैसी कंपनियां निफ्टी 50 में हुआ करती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि ये सारी कंपनीज निफ्टी से आउट हो गई? कुछ तो दोस्तों स्मॉल कैप हो गए निफ्टी से निकल के। ऐसा कैसे हुआ दोस्तों? ये चार्ट में दोस्तों आपको रिफ्लेक्ट होता होगा कि रियल एस्टेट इंडेक्स जो खुद है वो अभी भी 2007 के हाई से दोस्तों आधा है। अगर इंडेक्स आधा है तो कंपनियों का हाल आधे से आधा होगा। दोस्तों कंपनियों के हाल बड़े बुरे होंगे। एक तो रियल एस्टेट की कंपनीज दोस्तों डेप्ट बर्डन वाली होती है, तो हाई कैपेक्स वाला ये सेगमेंट है। और दोस्तों जब ह्यूज डिमांड होती है दोस्तों ऐसे समय पे बिक्री जबरदस्त होती है और कंपनियों की कमाई अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों बिक्री हुई कम, इन्वेंट्री बढ़ती जा रही थी, सप्लाई चालू था, डिमांड थी नहीं। ऐसे समय पे दोस्तों इन्वेंट्री बढ़ती चलेगी और जब माल बिकता नहीं है तो बड़े प्रॉब्लम दोस्तों रियल एस्टेट की कंपनीज को दोस्तों आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल हमने पिछले पूरे 1.5 दशक में दोस्तों रियल एस्टेट इंडेक्स में देखा। लेकिन कुछ ही समय पहले दोस्तों आपने देखा होगा मैक्रोटेक लोटा डेवलपर्स का आईपीओ आया लंबे समय बाद रियल एस्टेट की कंपनी। राइट, अब जनरली रियल एस्टेट सेक्टर जिसने लोगों को वेल्थ डिस्ट्रॉय करके दी है उधर आईपीओ आए तो नेगेटिव रहते हैं, लेकिन दोस्तों आईपीओ अच्छा रहा। राइट, क्यों अच्छा रहा? क्या माहौल रियल एस्टेट का बदल रहा है? आइए दोस्तों रियल एस्टेट इंडेक्स पे कुछ ईगल्स आई व्यू करें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा क्रेडाई का दोस्तों हाउसिंग प्राइस ट्रैकर नवंबर का। दोस्तों ये उनका न्यूज़लेटर, जिस प्रकार से दोस्तों ऑटो में आपको फाड़ा के डेटा काम लगते हैं, टेलीकॉम की कंपनीज में ट्राई के डेटा काम लगते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से दोस्तों आप म्यूचुअल फंड की कंपनीज में इन्वेस्ट करते होंगे दोस्तों, एमफी के डेटा देते होंगे, लाइफ इंश्योरेंस में इरडा देखते होंगे दोस्तों। रियल एस्टेट में क्रेडाई के जो डेटा आते हैं बड़े काम के रहते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो ये है लेटेस्ट नवंबर महीने का हाउसिंग प्राइस ट्रैकर। दोस्तों प्राइस ट्रैकर भी इसलिए काम का है क्योंकि जब डिमांड नहीं होती है तो दोस्तों भाव बढ़ते नहीं है। रियल एस्टेट में भी डिमांड आने से प्राइस में पॉजिटिव मूवमेंट आती है। तो चलो देखते हैं क्या। सबसे पहले तो इकोनॉमी जान ले दोस्तों। आईएसएस पर आईएमएफ दोस्तों हमारी जो इकोनॉमी 2022 में करीबन 3 ट्रिलियन थी दोस्तों, 2026-27 तक हम 5 ट्रिलियन की एक बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। जब इकोनॉमी दोस्तों एक्सपांड हो रही है दोस्तों फायदा अलग अलग सेगमेंट को दोस्तों होता है। पर दोस्तों ये 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन का एक बड़ा राइज हुआ। 2 ट्रिलियन का राइज सिर्फ 5 सालों में। इससे पहले दोस्तों 14 साल लगे थे 1 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन इकोनॉमी को आने में। तो दोस्तों ये जो सफर में अब भारत जा रहा है ये सफर दोस्तों सुहाना है। अगर दोस्तों इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, जीडीपी पर कैपिटा बढ़ता जा रहा है, तो मकानों के दाम बढ़ रहे कि नहीं वो दोस्तों आपको ये चार्ट बता पाएगा। ये लेटेस्ट नवंबर का डेटा है। आप देख सकते हो दोस्तों पान इंडिया हाउसिंग मार्केट का ट्रेंड क्या कहता है। दोस्तों बड़ी सिटीज को जब आप देखते हो तो आपको ईगल आई व्यू आता है कि मेजर सिटी में क्या चल रहा है। आप देख सकते हो अहमदाबाद में दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल 9% से दाम बढ़े दोस्तों, 9% कम नहीं है। बेंगलुरु में 18% से, और ये एक ही महीने में दोस्तों 9% का एक स्टिप राइज। चेन्नई 7%, दिल्ली एनसीआर 12%, हैदराबाद में दोस्तों तो गजब एकदम 19% का ग्रोथ। तो आपको यहाँ पे सीधा क्लियर हो रहा होगा बेंगलुरु और हैदराबाद दोस्तों 18 और 19% से आउट परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों। हैदराबाद मंथ में भी 5% से बढ़ा है। कोलकाता 12%, मंथ ऑन मंथ 1%। मुंबई दोस्तों म्यूटेड है दोस्तों, खाली 1% का ग्रोथ। पूना 12%। तो ये टोटल अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं अंदाजे से दोस्तों डबल डिजिट ग्रोथ के करीब प्राइस राइज हुई है। राइट फ्रेंड्स, एज पर नवंबर एवरेज हाउसिंग प्राइस Q3 के हिसाब से दोस्तों कितनी थी दोस्तों? अब Q3 फाइनेंशियल ईयर नहीं है, कैलेंडर ईयर है। राइट, तो Q3 यानी कौन सा? जैन फेब मार्च 1, अप्रैल मई जून 2, जुलाई अगस्त सितंबर Q3। राइट दोस्तों, एवरेज कॉस्ट आपके सामने है। दिल्ली एनसीआर 8655 INR पर स्क्वायर फुट, कोलकाता 7406, अहमदाबाद 6613, मुंबई बूम, मुंबई 19585, हैदराबाद 11000, पुणे 9000, बेंगलुरु 9500 एंड चेन्नई 7700। दोस्तों यहां पे ये देखना जरूरी बनता है कि अनसोल्ड इन्वेंट्री कैसी है, क्योंकि पिछले समय में दोस्तों इन्हीं अनसोल्ड इन्वेंट्री ने हैरान किया। दोस्तों पिछला माल जो बनके बैठा है वो बिका नहीं, दूसरा माल बनके रेडी बैठा है और डिमांड कम है तो माल इकट्ठा होता जाता है। दोस्तों क्या अभी ऐसा हाल है? दोस्तों इसके साथ ये भी देखना बनता है कि अनसोल्ड इन्वेंट्री का ट्रेंड कैसा है, अनसोल्ड इन्वेंट्री कितनी है। दोस्तों दिक्कत किधर आई? मकान नए नए बनते जाते हैं, अगर जो नहीं बिके वो अनसोल्ड इन्वेंट्री में रहे, बाकी दूसरे मकान वापस आके बैठ गए।
तो इन्वेंट्री बढ़ती जाती है, डिमांड कम हो तो ये ट्रबल की बात है। अभी आपके सामने है पूरे भारत की अगर हम टोटल अनसोल्ड इन्वेंट्री गिने दोस्तों, 38% मुंबई में अनसोल्ड इन्वेंट्री है। मुंबई के अलावा दोस्तों बाकी सब जगह आप देख सकते हो कंफर्टेबल जोन में जा रहा है दोस्तों। ये पूरा दोस्तों अनसोल्ड इन्वेंट्री का ट्रेंड कंटिन्यू Q1 से लेके दोस्तों Q2 तक राइज होती जा रही थी अनसोल्ड इन्वेंट्री, पर Q3 में दोस्तों डाउन टिक आया है जो एक पॉजिटिव इंडिकेट करता है। इससे मैं की टेक अवे क्या लेके जाऊं दोस्तों, तो दोस्तों इससे मुझे की टेक अवे क्या मिलते हैं दोस्तों। नंबर 1, एवरेज हाउसिंग प्राइस भारत में 10% से बढ़ी। 9937 पर स्क्वायर फुट प्राइस एवरेज भारत का रहा Q3 के दरमियान, और इसे बूस्ट मिला दोस्तों अच्छी हाउसिंग डिमांड के कारण। पॉजिटिव बायर सेंटीमेंट रहा दोस्तों Q3 में। और दोस्तों नोट करने लायक चीज यह है कि जैसे आप अलग अलग चीजों में देख रहे हो भारत प्रीमियमाइजेशन में बढ़ रहा है, फोन में आईफोन, गाड़ियों में एसयूवी, तो घरों में भी दोस्तों लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट, जी हाँ दोस्तों लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू रहा। जी हाँ दोस्तों, साथ में हमें यह भी नोट कर देना चाहिए कि 8 सिटी में हमने भाव दामों में इंक्रीमेंट देखा, पर खास करके हैदराबाद और बेंगलुरु इन्होंने कमाल किया। हैदराबाद 19% से राइज हुआ और फॉलो उसको किया बेंगलुरु ने 18% राइज के साथ। तो ये दोनों सिटी दोस्तों कमाल कर रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज और मैं क्या टेक अवे ले जाऊंगा इसमें से कि भी अनसोल्ड इन्वेंट्री कम हुई है पिछले क्वार्टर, जो कंटिन्यू राइज होती जा रही थी। इसमें से ज्यादातर अनसोल्ड यूनिट दोस्तों मिड सेगमेंट के थे विथ 32% शेयर, फॉलोड बाय अफोर्डेबल सेगमेंट। राइट फ्रेंड्स, टॉप 8 सिटीज का ये हाउसिंग ट्रेंड आपके सामने है। अगर हम Q1 2019 को बेस समय गिने 100 का, तो आप देख सकते हो दोस्तों हैदराबाद का प्राइस 155 यानी करीबन 55% राइज हुआ है दोस्तों। खाली मुंबई एक देख सकते हो आप 100 से 96 यानी वहां पे फेवरेबल दोस्तों नहीं। दोस्तों इन दामों के पीछे क्या है, चलो हमने बोला डिमांड तो है, पर डिमांड कैसे आई है दोस्तों। दोस्तों पिछले 10 सालों में अर्बनाइजेशन का रेट भारत में 5% से दोस्तों बढ़ा है, और बढ़ के ये 36% अब पहुंच चुका है। हाँ, लेकिन 36% भी बाकी कंट्रीज के मुकाबले बड़ा कम है, पर यस ये जो 5% की बढ़ोत हुई इसने इन्फ्लुएंस किया है दोस्तों आपके मार्केट। इनमें दोस्तों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जो मेगा पोलिस सिटीज कहे जाते हैं दोस्तों, यहां पे मार्केट कंसोलिडेटेड और फर्दर मैच्योर हुआ। जबकि दोस्तों दूसरी फास्ट इमर्जिंग सिटीज जिसे हम कहते हैं हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद ने मार्केट शेयर को गेन किया। और आज दोस्तों ये सारे शहर भारत के टॉप 8 रियल एस्टेट मार्केट में दोस्तों गिने जाते हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते, इस दशक को खत्म होते होते दोस्तों अर्बनाइजेशन 40% पहुंचे, ये अनुमान है दोस्तों। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बनेगा दोस्तों रियल एस्टेट की डिमांड और बढ़ती जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा एक वर्ग दोस्तों रूरल से अर्बन में ट्रांसफर होता है। लेकिन दोस्तों जब ये अर्बनाइजेशन बढ़ता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेगा सिटीज में ऐसा हो दोस्तों। पहली चीज तो ये है जहां पे डेवलपमेंट होगा वहां पे ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा। हम अर्बनाइजेशन में पीछे इसीलिए थे क्योंकि डेवलपमेंट नहीं था इंडिया में। अब डेवलपमेंट होगा, अर्बनाइजेशन है। चाइना आपने देखा होगा दोस्तों, बिल्कुल रूरल था इंडिया की तरह, पूरा अर्बनाइजेशन हुआ, क्यों? डेवलपमेंट हुआ। दोस्तों सिटीज में भी कुछ ऐसा होता है। एक जमाने में दोस्तों कोलकाता इंडिया का नंबर 1 शहर था, हाईएस्ट पॉपुलेटेड, पर दूसरे शहरों ने कैसे ओवरटेक किया? सेम स्टोरी दोस्तों, जिधर ज्यादा डेवलपमेंट उधर के शहर दोस्तों आगे बढ़ेंगे। हमने बॉम्बे को बहुत आगे बढ़ते हुए देखा, और अब कुछ और शहर है जो आगे बढ़ रहे हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद जैसे। तो दोस्तों अर्बनाइजेशन जब देखेंगे तो ये वाइड फेज में देखा जाता है, सिर्फ टॉप 8 सिटीज नहीं, उसके बाद के भी दोस्तों टॉप 17 सिटीज दोस्तों आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पे ह्यूज अर्बनाइजेशन दोस्तों होगा। तो ये भी रियल एस्टेट मार्केट के लिए दोस्तों बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। लिस्ट आपके सामने है, जैसे चंडीगढ़, आगरा, लखनऊ, जयपुर, वडोदरा, इंदौर, सूरत, नासिक, नागपुर, भुवनेश्वर वगैरह वगैरह। पर इनको किस बेस पे दोस्तों सिलेक्ट किया गया है कि ये टॉप 17 सिटी रह सकते हैं आने वाले समय पे? दोस्तों इनको सिलेक्ट किया गया है कुछ अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पे। वो पैरामीटर भी अभी हम लोग देख लेते हैं ताकि बिल्कुल हाई क्लैरिटी हो जाए। राइट फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज ये चार्ट आपको बताता है दिस इज राइज इन ग्रेड ए ऑफिस इन्वेंट्री। 2013 से लेके 2023 यानी पिछले 10 सालों में ग्रेड ए ऑफिस की इन्वेंट्री कितनी बढ़ी है। आप देख सकते हो दोस्तों, अहमदाबाद में 20%, हैदराबाद 13%, पुणे 8%। दोस्तों ये दो जो पहले शहर है डबल डिजिट वाले हैं, अहमदाबाद एंड हैदराबाद, यहां पे दोस्तों पिछले दशक में जबरदस्त ग्रोथ हुआ है। बाकी दोस्तों जो मेच्योर मार्केट थे वो थोड़े कम स्पीड से बढ़े हैं। इन्हीं मेच्योर मार्केट में कुछ ग्रोथ इमर्जिंग कॉरिडोर से, जैसे थाने, नवी मुंबई, गुड़गांव, नोएडा जैसे, वहां पे भी जबरदस्त ग्रोथ है दोस्तों जब टॉप 17 सिटीज सिलेक्ट किए जा रहे थे तो उनके जो पैरामीटर थे उनमें एक पैरामीटर दोस्तों पॉपुलेशन की साइज और उसका ग्रोथ भी है। जैसे आपके सामने है सूरत। दोस्तों सूरत वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में भी दोस्तों आता है।
दोस्तों यस, सूरत का पॉपुलेशन 2011 में 60 लाख था, जो 2.1% से बढ़ के 7.5 लाख हुआ है। बढ़ा क्यों दोस्तों? डेवलपमेंट देखा जाता है, 2.1% कगार से यहां का पॉपुलेशन बढ़ा। राइट, फिर आता है आपका जयपुर, 35 लाख से 40 लाख, 1.4% से। लखनऊ 3 से 3.5 लाख, 2.2% से। इसी प्रकार से अलग अलग शहर है दोस्तों, पॉपुलेशन और उसका ग्रोथ। दोस्तों यस, ये चीज रियल एस्टेट के लिए दोस्तों प्ले करती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, उसके साथ दोस्तों ये भी देखा जाता है कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पैसेंजर का वॉल्यूम कैसा है। आप देख सकते हो जैसे जो टूरिज्म की जो जगह हुई कोची, दोस्तों टॉप करता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही टूरिज्म में पिछले 5 साल की एवरेज। दोस्तों पिछले 5 साल की एवरेज कहती है कि करीबन 47 लाख डोमेस्टिक टूरिस्ट और करीबन 48 लाख इंटरनेशनल टूरिस्ट आए। सिमिलर वे में आप अलग अलग सिटीज का दोस्तों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट का आना जाना देख सकते हो। कुछ जगह यहाँ पे ऐसी भी है जहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था, जैसे सूरत, यहाँ पे दोस्तों अभी बना है। यहाँ पे जैसे वडोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, राइट। तो आपने देखा होगा कि कई नए एयरपोर्ट्स की दोस्तों स्थापना हुई, ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड दोनों। ये क्या कहता है दोस्तों कि आने वाले समय में भारत तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है जिससे सिटीज डेवलप होती जाए। पर दोस्तों खाली ट्रैफिक नहीं, क्या ईज ऑफ लिविंग है? तो ईज ऑफ लिविंग का भी एक इंडेक्स है और इस इंडेक्स के हिसाब से दोस्तों सूरत टॉप करता है। सूरत को 61.7% रैंकिंग मिलता है। देन कम्स भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, वडोदरा इन इंडोर। तो पॉपुलेशन का भी ग्रोथ किधर होगा? जिधर जीने में आसानी हो। साथ में दोस्तों जीने में आसानी कब होगी? जब आपका ट्रांसपोर्टेशन भी ईज होगा। आप कहीं कोई शहर में रहते हो, आपको अपनी जॉब के लिए 2-2, 3-3 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है दोस्तों, मुश्किल है। रोड ट्रैफिक से जाना पड़ता है, मुश्किल है। तो दोस्तों मेट्रो उनका सॉल्यूशन है। अब देख सकते हो मेट्रो के डेवलपमेंट किस प्रकार से चल रहे हैं। दिस इज मेट्रो डेवलपमेंट इंडेक्स। जैसे नागपुर 38 किलोमीटर ऑपरेशनल हो चुका है, 3 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है और प्रपोजल अभी और 44 किलोमीटर का है। दोस्तों ये आपके अलग अलग शहरों का मेट्रो डेवलपमेंट इंडेक्स है। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि ईज ऑफ लिविंग रहे दोस्तों, क्योंकि पॉपुलेशन तो दोस्तों इन सब शहरों में बढ़ना ही है। लोग अपॉर्चुनिटीज के लिए रूरल टू अर्बन दोस्तों और ट्रांसफर होंगे। ये माना जाता है दुनिया में जितने लोग रूरल टू अर्बन होने वाले उसमें सबसे बड़ा शहर दोस्तों इंडिया रोल पर प्ले करने वाला है। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कई ऐसे शहर भी देख सकते हो जहां पे बिल्कुल मेट्रो नहीं है, जैसे कोयम्बतूर 0 पर यस 39 किलोमीटर प्रपोज्ड है दोस्तों। तिरुवनंतपुरम 22 किलोमीटर। सूरत नहीं है मेट्रो, 40 किलोमीटर दोस्तों प्रपोजल है। इंदौर में तो 32 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है। भुवनेश्वर 30, आगरा 16। तो ये दोस्तों ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगा। दोस्तों टॉप 17 सिटीज सिलेक्ट करने के लिए टर्शियरी एजुकेशन भी देखा जाता है कि भाई कितने लोग एनरोल कर रहे हैं हाई स्कूल के बाद भी। तो सबसे बड़ा वर्ग जो अपने आप को एनरोल कर रहा है वो है दोस्तों कोयम्बतूर में, भुवनेश्वर में, इंदौर में। दोस्तों इन्हीं सारे अलग अलग डेटा के आधार पे माना जाता है भाई पढ़ेंगे तो कमाएंगे, कमाएंगे तो रियल एस्टेट सेक्टर बढ़ेगा। तो ऐसे ही अलग अलग दोस्तों पैरामीटर के बेस पे दोस्तों तय किया गया है कि भी कौन से सिटीज में ग्रोथ जबरदस्त आना है। उसके साथ दोस्तों कौन से शहर में लोग दाम भी देने को तैयार है। जैसे आप देख सकते हो जयपुर 14,000 स्क्वायर फीट, चंडीगढ़ 14,000 रुपीज, लखनऊ 13,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो काफी जगह है जहां पे पब्लिक पैसा भी खर्चती है। यस दोस्तों, ग्रोथ दिखना है। राइट, जीडीपी पर कैपिटा तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों कि भी लोग कमाएंगे तब जाके तो घर खरीदेंगे। दोस्तों जस्ट अभी हमने 2 दिन पहले अपडेट किया कि जीडीपी पर कैपिटा जो इंडिया का 1,96,000 था वो 2,20,000 पार कर चुका है ये साल। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि दोस्तों इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा 2 लाख पार होगी। पर ये ओवरऑल इंडिया है दोस्तों, वो इंडिया जहां पे 5 लाख गांव है दोस्तों। वो गांव में दोस्तों इनकम कम होती है। आप मेगा सिटी में जाते हो इनकम बहुत ज्यादा होती है, मेट्रो में आते हो और थोड़ी उससे कम इनकम। तो इंडिया पूरा इनकम में विभाजित है दोस्तों। नेक्स्ट 17 सिटीज की आप इनकम देखो दोस्तों, चंडीगढ़ करता है टॉप। दोस्तों जीडीपी पर कैपिटा फॉर चंडीगढ़ इज ऑलमोस्ट 9.5 लाख रुपीज। देन कम्स तिरुवनंतपुरम एंड वडोदरा विथ अराउंड 9 लाख रुपीज। दोस्तों ये सिटीज कुछ टॉप कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो दोस्तों प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे। तो भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रियल एस्टेट ग्रोथ दोस्तों ये ड्राइव करती है भारत की बड़ी सिटीज, जिसने अट्रैक्ट किया है इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बनाया और जिन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। जहां पे ये क्रिएशन हुआ दोस्तों लोग वहां पे आए। दोस्तों इन शहरों की जो डिमांड है ये आने वाले समय में कम नहीं होने वाली। लेकिन यस दोस्तों आने वाले समय में इमर्जिंग सिटीज और बढ़ेंगे। जैसे मेगा सिटीज लिमिटेड थे, कुछ सिटी मेगा सिटी में ऐड हुए, मेट्रो सिटी बढ़े, बड़े शहरों की संख्या बढ़ी। दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों आने वाले समय में और सिटीज की संख्या दोस्तों बढ़ेगी। तो ये चीजें दोस्तों रियल एस्टेट के लिए तो पॉजिटिव है। रियल एस्टेट में लेकिन दोस्तों 150 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज है और जैसा मैंने बताया दोस्तों बिल्कुल ध्यान करके पैसा लगाने का, आंख बंद करके नहीं, क्योंकि ये वो सेक्टर है जिसे वेल्थ डिस्ट्रॉयर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सेक्टर ने पिछले 15 साल में
लाख के 50,000 कर दिए, डिविडेंड अंडा आया, तो क्या कमाया भाई अगर इस सेक्टर में किसी ने पैसा डाला तो। अब अगर अपने को लगता है कि इधर से ग्रोथ रहेगा तो भी दोस्तों कंपनीज बहुत बारीकी से सिलेक्ट करनी चाहिए। जैसे सबसे बड़ा अगर 8-8.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप इन 150 कंपनियों को मिलता है दोस्तों, टॉप 4 कंपनीज हम कहेंगे दोस्तों करीबन 60% मार्केट शेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डीएलएफ लीड करती है दोस्तों 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप। फिर आता है आपका लोढ़ा 1 लाख करोड़, गोदरेज प्रॉपर्टी एंड ओबेरॉय ऑलमोस्ट 50-60,000 करोड़ एंड योर्स आपका साउथ इंडिया का प्रेस्टीज 53,000 करोड़, राइट। तो लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। अब इसमें हम कंपनी सिलेक्ट कैसे करें दोस्तों? अब बहुत नीचे की लिस्ट में जाना है जैसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप जब कोई कंपनी सिलेक्ट करो दोस्तों, कोई रीजनल प्लेयर सिलेक्ट ना करो कि वो एरिया में वो मकान बना है और वहां पे मंदी आए या वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो तो आप प्रॉब्लम में फंसो। दोस्तों जनरली आपका जो कंपनी है वो थोड़ा एक्सपांडेड होना चाहिए अलग अलग स्टेट्स में। जैसे यहाँ पे मैंने रियल एस्टेट का चार्ट आपको बताया, मैं वापस आपको खाली याद करा रहा हूँ कि 13,000 का ये खाली 1,000 पहुंचा था, अभी 1,000 का 7,000 है। लोग बोलेंगे 7 गुना हुआ, अरे भाई पर ये याद रखो 13 से 1,000 आया था। अभी भी 15 साल पहले जिन्होंने पैसा लाख डाला वो तो अभी भी 50,000 है, चलो उसका भी कुछ नहीं, पर अभी तक डिविडेंड 0 मिला। यही पैसा कोई और इंडेक्स में होता तो लाख के 10 लाख हुए होते, वो अलग है, पर अभी लाख रुपया डिविडेंड भी आने लगा होता। इतना बड़ा नुकसान हो गया, मेरी एनुअल इनकम बंद हो गई, राइट। तो यहाँ पे जो लीडिंग कंपनी है दैट इज डीएलएफ, आप देख सकते हो दोस्तों डीएलएफ ठीक रियल एस्टेट के इंडेक्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यस दोस्तों, डीएलएफ का भाव 1,200 रुपए था 2008 में, अभी भी इसका भाव 800 रुपया है। क्यों दोस्तों ऐसा है? तो मैंने पूरे हिस्टोरिकल सेल्स डेटा दिए हुए दोस्तों। 2012 का टर्नओवर दोस्तों करीबन 10,000 करोड़, अभी का टर्नओवर आधा 5,500 करोड़। तो दोस्तों अगर आपका धंधा उस समय से कम होगा तो सीधी बात है दोस्तों प्रॉफिट भी कम होंगे और इन्वेस्टर्स को दोस्तों वैल्यू ग्रोथ नहीं मिलता है, जो हमने डीएलएफ में देखा। तो होगी लीडिंग कंपनी दोस्तों, पर डीएलएफ में हम ये नहीं कह सकते कि यस यहाँ पे पैसा डाल सकते हैं, ग्रोथ नहीं है दोस्तों। यस रियल एस्टेट ग्रो करेगा, डीएलएफ को भी फायदा होगा, कभी डीएलएफ भी परफॉर्म करेगा। देखो अच्छे समय में परफॉर्म हर कोई करता है, पर हमें बुरे समय की भी तैयारी रखनी चाहिए, राइट। यह है गोदरेज। अब मुझे दोनों का डिफरेंस बताओ। देखो गोदरेज भी वही सेक्टर को बिलोंग करता है जिसने पैसे डिस्ट्रॉय किए आपके, बट स्टिल दोस्तों यहां पे आपका पैसा 10 गुना हुआ। नाउ हाउ दिस इज पॉसिबल? क्योंकि दोस्तों गोदरेज प्रॉपर्टी का टर्नओवर आप देख सकते हो 700 करोड़ से 2,500 करोड़ पहुंचा। प्रॉफिट बढ़े दोस्तों, जहां की इस सेक्टर की ज्यादातर कंपनियों ने दोस्तों ज्यादातर साल में लॉसेस किए हैं। ये कंपनी ने सिर्फ कोविड के समय पे दोस्तों 1 साल लॉस किया, फिर भी याद रखें कि भी 1 साल लॉस किया है, राइट। तो कभी 15-20 साल में ऐसा लॉस वाला साल भी आ सकता है, राइट। बट स्टिल यस मैं इसको डीएलएफ से ज्यादा मार्क दूंगा। डेप्ट वाइज भी दोस्तों डीएलएफ से कम डेप्ट, तो ग्रोथ है, क्वालिटी भी अच्छी है दोस्तों, राइट। तीसरी कंपनी है दोस्तों ओबेरॉय रियल्टी, जो इन दोनों कंपनियों से छोटी है, पर आप इसकी क्वालिटी देखोगे तो एकदम लाजवाब है, कभी भी लॉस नहीं किया है। इतने बुरे सेक्टर में दोस्तों इसने भी आपके पैसे कैसे 6-7 गुने करके दिए दोस्तों, क्योंकि धंधे बड़े, धंधे आपके 5 गुना हुए, प्रॉफिट कंसिस्टेंट आई, कभी लॉसेस नहीं किए। यस दोस्तों मैं ओबेरॉय से उम्मीद कर सकता हूं, भले ये खिलाड़ी नंबर 1 नहीं है पर कंसिस्टेंसी दे सकता है, राइट। गोदरेज की कमी क्या है? बड़ी कंपनी है पर कंसिस्टेंसी में 1 साल तो उसने धोखा दिया कि नहीं, राइट। इसका क्या नेगेटिव पॉइंट है? ये एक रीजनल खिलाड़ी है, छोटा खिलाड़ी है, पर क्वालिटी वाइज अच्छा है। तो दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट ध्यान में रखो, बराबर दोस्तों। जब इस इंडेक्स में पैसा डालो टूट ना पड़ो कि चलो भाई मैं तो 100% पैसा इधर डालूंगा, ऐसा नहीं करने का है, राइट। ये सेक्टर इंफ्रा का एक पार्ट हुआ, कंजप्शन में भी गिन सकते हो। अब कंजप्शन में कितनी सारी चीजें आती है, लोग कंज्यूम करेंगे तो बहुत सी चीजें कंज्यूम करेंगे, एसी कंज्यूम करेंगे, कजारिया सिरामिक कंज्यूम करेंगे, पेंट करेंगे ना, कितनी चीजें, तो ये एक उसका पार्ट है। इधर दोस्तों मेरे हिसाब से मैक्सिमम 2% रुपीज इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। उससे ज्यादा नहीं, चलो 2% इन्वेस्ट किया है, वो 2 रुपया भी कल हमें कमा के दे सकता है। जैसे जैसे आपको यहाँ पे और कंफर्टेबल लगे आप अपने स्टिक को बढ़ा सकते हो। फ्रेंड्स तो ये जो सेशन था, यहाँ पे मेरा कोई प्रयास नहीं था कि मैं आपको टिप दूं, मैंने थोड़ा बहुत रियल एस्टेट इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी और कुछ कंपनी के बारे में, राइट। पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि रियल एस्टेट की आप कौन सी कंपनी में पैसा डाल रहे हो, राइट। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।